हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी का पुनः एक बार दक्ष जीएस क्लासेज की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज से हम सभी जीएस सब्जेक्ट के जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनका एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे और जहां व्याख्या की ज़रूरत होगी वहां व्याख्या भी देखेंगे। तो इस क्रम में आज हम सभी सेल अर्थात कोशिका चैप्टर को देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी पहली प्रश्न को। पहला प्रश्न है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा गया है। हाल ही में इसे 70 बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, कोशिका जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। प्रश्न नंबर 2, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतक का, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का और फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, कोशिका की खोज कब और किसके द्वारा किया गया था जिसके लिए उन्हें कोशिका का जनक कहा जाता है? मैंने दोस्तों वीडियो को जितना से जितना शॉर्ट हो सके उसके लिए प्रयास किया है और साथ में यह भी प्रयास किया है कि आपको मैक्सिमम कंटेंट दी जा सके, जिस कारण जो प्रश्न 2 बन सकते थे मैंने उन्हें एक प्रश्न में समाहित किया है। जैसे यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे दो तरह से पूछे जा सकते हैं कि कोशिका का खोज कब और किसके द्वारा किया गया था, और दूसरा कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक द्वारा वर्ष 1665 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कार्क यानी पेड़ की छाल में मधुमक्खी जैसी एक संरचना देखा गया और उसका नाम उन्होंने कोशिका रखा। रॉबर्ट हुक द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वह मृत कोशिका की खोज की गई थी। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है कि मृत कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था और उन्होंने इस सारे खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया है और जिसके कारण इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, लीeuwenhoek। लीeuwenhoek द्वारा 1674 ईस्वी में तालाब में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अवलोकन किया और उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, जिस कारण उन्हें सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी और जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। परंतु आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वर्ष 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा कार्क यानी पेड़ की छाल में मृत कोशिका की खोज की जाती है और इसका वर्णन उन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक हैं, जिन्हें कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। सर्वप्रथम स्लाइडन और स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। उन्होंने यह बताया कि सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। यहाँ पे एक और आदमी का नाम याद रखने का जरूरत है, वो है रुडोल्फ विर्चू। इन्होंने स्लाइडन और स्वान द्वारा जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था उससे एक कदम और बढ़े और उन्होंने यह बताया कि जो शरीर के पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे? अगर यही स्लाइडन और स्वान ये बात बता चुके होते कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है
तो रुडोल्फ विर्चो का नाम नहीं आता। इसलिए जो स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत है वह अधूरा है, और रुडोल्फ विर्चो ने उसे पूरा किया कि सजीव के जो शरीर है वह एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, और जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वह पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो यहाँ पे है कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 7, कोशिका के डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। कोशिका के डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का सिद्धांत वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, वो पूछ रहा है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जबकि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र है। शुतुरमुर्ग का अंडा है वह सबसे बड़ा कोशिका होता है। सबसे छोटा कोशिका तो माइकोप्लाज्मा होता है, परंतु सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल, ये जो भी पॉइंट है ये सारे याद करने की जरूरत है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका होता है, अंडाणु जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, और मानव शरीर की जो शुक्राणु है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तभी हमने 8 नंबर प्रश्न में इसकी व्याख्या देखी थी कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी शुक्राणु है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अकोशिकीय जीव है, वैसा जीव जिसमें कोई भी कोशिका नहीं पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए वायरस विषाणु है। प्रश्न नंबर 11, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य मुख्य अंतर का आधार क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति। मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य कुछ आप लोगों का टाइम लूंगा और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे एक अकोशिकीय होता है विषाणु, हम यहाँ पे कोशिकीय जीव की चर्चा करेंगे। जो कोशिका होता है वह 2 प्रकार के होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर का मुख्य आधार यह है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना, यह अविकसित कोशिका होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है यह विकसित कोशिका होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है वह झिल्ली युक्त नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है झिल्ली होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्रीय विभाजन अर्थात विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा जनन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्रीय या असूत्रीय विभाजन द्वारा जनन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, एक है पादप कोशिका पादप सेल, और दूसरा है जंतु सेल। इस चैप्टर के 4 ही टॉपिक हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, पादप सेल और जंतु सेल। ये चारों क्लियर हो जाने पे, समझ आपको विकसित हो जाने पे यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अभी हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं, और इससे देखते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उसको एमसीक्यू फॉर्म में हम रिवीजन कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला जीव नहीं है।
अर्थात यहाँ पे पूछ रहा है इसमें कौन सा जीव यूकैरियोटिक कोशिका वाला जीव है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत नीलहरी शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा आता है, परंतु ईस्ट नहीं आता है। ईस्ट एक यूकैरियोटिक कोशिका वाला जीव है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 13, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, थैलेकाइट। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण थैलेकाइट द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। यह है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको साथ में दोस्तों एक कॉपी और पेन नोट करने की जरूरत है। एक साइड में आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका लिखनी है और एक साइड में यूकैरियोटिक कोशिका लिखनी है, और इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर का मुख्य आधार क्या है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण थैलेकाइट द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनन किसके द्वारा होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो जनन है वह विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए विखंडन अथवा मुकुलन है। इसे असूत्री विभाजन भी बोलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है, उनमें केवल असूत्री विभाजन होता है। जो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन है वह यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रश्न नंबर 16, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 17, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वह अपना श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा करती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका अपना श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा करती है। प्रश्न नंबर 18, प्रोकैरियोटिक कोशिका के कशाभिका में कितने तंतु होते हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके कशाभिका में केवल एक तंतु पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए केवल एक तंतु, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कुल 11 तंतु पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तारक काय और गोल्गी काय, ये सारी विकसित कोशिकाएं होती हैं और इनका प्रोकैरियोटिक सेल में अभाव पाया जाता है। ये सारे के सारे यूकैरियोटिक कोशिका हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन एफ इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 20, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? यानी अभी ऊपर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन कर लिया। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका को। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका हैं उनमें कोशिका विभाजन समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जो शरीर के सारे अंगों में जो कोशिका विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जबकि केवल जनन कोशिका में विभाजन अर्धसूत्री द्वारा होता है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जनन भाग में, यहाँ संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री द्वारा होता है, जबकि जनन भाग में जो कोशिका विभाजन होता है वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 21 को। यहाँ पे एक लाइन में और रिवीजन कर दूँ। सॉरी दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है
उसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन अर्थात असूत्रीय विभाजन द्वारा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन समसूत्रीय और सूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 21, यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण थैलेकाइट द्वारा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट है। प्रश्न नंबर 22, यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, माइटोकॉन्ड्रिया। यूकेरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वह प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 23, यूकेरियोटिक कोशिका के कशाभिका में कितने तंतु पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, कुल 11 तंतु, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका में केवल एक तंतु पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24, प्राणी कोशिका किसके द्वारा घिरी होती है? अभी हमने इसके ऊपर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका से जितने एमसीक्यू बन सकते थे उनका रिवीजन कर लिया। अब हम आते हैं पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में। प्राणी कोशिका किसके द्वारा घिरी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, केवल प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। प्राणी कोशिका जो है केवल प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है, जबकि पादप कोशिका जो है वह प्लाज्मा झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति द्वारा घिरी होती है। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं, पादप कोशिका किसके द्वारा घिरी होती है? तो अभी हमने हाल ही में ऊपर चर्चा किया है कि जो प्राणी कोशिका है वह केवल प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है, जबकि पादप कोशिका जो है वह प्लाज्मा झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति द्वारा घिरी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 26, कोशिका भित्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो कोशिका भित्ति है यह केवल पादप में पाई जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है कि जो कोशिका भित्ति है वह प्राणी में नहीं पाई जाती, केवल और केवल पादप में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 27, कोशिका का निर्जीव भाग कौन सा है? तो कोशिका का निर्जीव भाग कोशिका भित्ति भी होता है, रक्तधानी भी होता है, कणिका भी होता है, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 28, सबसे तेज कोशिका विभाजन मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो जो सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है वह मानव शरीर के यकृत अंग में होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए यकृत है। और मानव शरीर के जो तंत्रिका तंत्र अंग हैं उसमें सबसे धीमी गति से कोशिका विभाजन होता है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है, इसलिए किसी व्यक्ति को मस्तिष्क पे वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन बहुत धीमी गति से होता है, जिससे व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहीं झगड़ा होने पर व्यक्ति को केवल लीवर यानी यकृत पर मारना चाहिए, नहीं कि सर पे। नहीं, मार किसी समस्या का समाधान नहीं है। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे लड़ाई को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर के किस अंग में कोई कोशिकीय विभाजन नहीं होता है? अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि मानव शरीर के अंग यकृत में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है, जबकि सबसे धीमी गति से या न के बराबर जो कोशिका विभाजन होता है वह तंत्रिका तंत्र है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बैक्टीरिया है। जीवाणु के अंतर्गत कोई वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर 31, डीएनए को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसने संश्लेषण किया था? तो डीएनए को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना द्वारा संश्लेषण किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 32, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? तो कोशिका के केंद्रक की खोज 1861 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन है। प्रश्न नंबर 32, स्तनधारियों में कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, वह कौन सी हैं? तो स्तनधारियों में लगभग सभी कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, परंतु आरबीसी और प्लेटलेट्स जो है वह केंद्रक युक्त नहीं होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों है। परंतु कुछ स्तनधारी इसके अपवाद भी हैं। इसके अपवाद जो हैं
वह आपको ऊंट और लामा है। ऊंट और लामा की जो आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स, उसमें केंद्रक जो होता है कोशिका, वो केंद्रक युक्त होता है। जो ऊंट और लामा की जो आरबीसी और प्लेटलेट्स है, उसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती है। प्रश्न नंबर 34, पादप में निम्नलिखित में से कौन सी परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती है? जैसे मानव में रक्त और प्लेटलेट्स जो है वह केंद्रक रहित होता है, उसी प्रकार पादप में एक है चालनी नलिका कोशिकाएं, वह भी केंद्रक रहित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, चालनी नलिका कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 35, कोशिका के केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कोशिका के केंद्रक की खोज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था 1831 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 36, कोशिका के केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो जो घर का मुखिया होता है उसका क्या काम होता है? घर को नियंत्रित करना। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, कोशिका का नियंत्रित करना केंद्रक का मुख्य कार्य है। प्रश्न नंबर 37, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, वह मूलतः किसका बना होता है? यानी ये आपसे ये जानना चाहता है कि जो केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है उसको क्रोमेटिन कहा जाता है, और क्रोमेटिन जो है वह किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, प्रोटीन और डीएनए। जो क्रोमेटिन होता है वो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। प्रश्न नंबर 38, कोशिका में गुणसूत्र का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, स्ट्रासबर्ग द्वारा कोशिका के गुणसूत्र की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 39, किस विद्वान ने यह मत दिया था कि गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, अस्टन एवं बावेरी द्वारा यह बताया गया था कि गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षण जो है उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 40, गुणसूत्र में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, गुणसूत्र का मुख्य पदार्थ जो है वह प्रोटीन होता है। प्रश्न नंबर 41, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 23 जोड़ी अर्थात 46 है। मानव शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 है। प्रश्न नंबर 42, जीन वंशागति की प्रथम इकाई है जो जैविक लक्षणों को निर्धारित करती है, का खोज किसने किया था? अर्थात जीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे मैंने जीन की परिभाषा भी दे दी और आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि जीन का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, जोहानसन द्वारा जीन का खोज किया गया था, जबकि ऑल्टमैन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। वाटसन एवं क्रिक द्वारा कोशिका की द्विकुंडलीय संरचना का सिद्धांत दिया गया था, जबकि अस्टन और बावेरी द्वारा गुणसूत्र का सिद्धांत दिया गया था कि गुणसूत्र कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है, आनुवांशिक लक्षणों को गुणसूत्र कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, यूरेसिल। डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन पाया जाता है, और डीएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 44, डीएनए में कौन कौन से क्षारक आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है बी, ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन जो है यह त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि एडेनिन और थायमिन जो है वे द्विबंध द्वारा जुड़ी होती है। यानी ए द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है टी से, और जो ग्वानिन होता है वह त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है साइटोसिन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं वो ग्वानिन और साइटोसिन है। प्रश्न नंबर 45, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य जो है वह प्रोटीन संश्लेषण करना और डीएनए पर उपस्थित संदेशों का ट्रांसलेशन करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, डीएनए पर उपस्थित संदेशों का अनुवादन करना। प्रश्न नंबर 46,
आरएनए में कौन सा क्षारक डीएनए के अलावा पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी यूरेसिल है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 47, आरएनए के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आरआरएनए, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, सही है। एमआरएनए, यह संदेशवाहक का कार्य करता है, यह भी सही है। टीआरएनए या एमआरएनए को पहचान कर उसके अनुरूप अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक छोड़ता है, ये भी सही है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। आरएनए 3 प्रकार के होता है, एक जो आरआरएनए है वह राइबोसोम पाया जाता है उसमें, एमआरएनए हुआ जो मैसेंजर का काम करता है वो संदेशवाहक होता है, और टीआरएनए जो है एमआरएनए को पहचान कर उसके अनुरूप अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक छोड़ता है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए और आरएनए में अंतर का आधार है? डीएनए की संरचना 2 सूत्र पाया जाता है, जबकि आरएनए की संरचना में एकल सूत्र पाया जाता है। डीएनए का कार्य आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है, जबकि आरएनए का कार्य आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक करना तथा प्रोटीन संश्लेषण करना है। डीएनए केंद्रक की गुणसूत्र में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी है। यानी यहाँ पे आपको अगर प्रश्न बनाए तो यह ऐसे भी बना सकता है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो डीएनए की जो संरचना होती है वो 2 सूत्रीय होती है, जबकि आरएनए की संरचना एकल सूत्रीय होती है। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डीएनए पहुंचाता है, जबकि आरएनए आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो डीएनए है वह केंद्रक की गुणसूत्र में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 49 को, किस कोशिका को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी गोल्जी काय। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि गोल्जी काय जो है वह पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे जगह जाने और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाने में गोल्जी काय ही मदद करता है, इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी गोल्जी काय है। प्रश्न नंबर 50, गोल्जी काय का कोशिका में प्रमुख कार्य क्या है? मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि कोशिका में पदार्थों का परिवहन करना ही गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, जिस कारण इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 51, लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्जी काय से 2 प्रमुख कार्य होते हैं, एक पदार्थों का परिवहन और दूसरा लाइसोसोम का निर्माण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है गोल्जी काय। प्रश्न नंबर 52, कोशिका में पाए जाने वाला अंग लाइसोसोम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। ये वीवीआई लाइन है दोस्तों। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि किस कोशिका को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो है ये इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसकी खोज आल्टमैन ने किया था। तो जो कथन सही नहीं है दोस्तों वो है डी। आल्टमैन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी, जबकि लाइसोसोम की खोज डी डुबे द्वारा किया गया था। यानी जो कोशिका है इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, किसी चीज़ को डुबो देता है, इसलिए इसके जो जनक है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम के जो जनक है वो डी डुबे हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो है जो मृत कोशिका होती है उसको नष्ट करके शरीर कोशिका से बाहर निकाल देती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि आल्टमैन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था, जबकि लाइसोसोम की खोज डी डुबे द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 53, केंद्रक झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह अर्धपारगम्य होती है, यह सही है। कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, यह भी सही है। यह जंतु और पादप दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, यह भी सही है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 54, किस कोशिका को कोशिका का शक्ति गृह या ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें श्वसन या ऊर्जा निर्माण का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप सेल और जंतु सेल दोनों में पाया जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को एडीपी में और एडीपी को एटीपी में बदलते रहता है और कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह या ऊर्जा घर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 55, किस कोशिका को कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी अंतःप्रदवयी जालिका है। अंतःप्रदवयी जालिका को कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। अंतःप्रदवयी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी अंतःप्रदवयी जालिका और दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रदवयी जालिका। जो चिकनी अंतःप्रदवयी जालिका होती है वह कार्बोहाइड्रेट और वसा के निर्माण में भाग लेती है। जो खुरदरी अंतःप्रदवयी जालिका है वह प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है। प्रश्न नंबर 56, चिकनी अंतःप्रदवयी जालिका किसका निर्माण करती है? तो चिकनी अंतःप्रदवयी जालिका कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। खुरदरी अंतःप्रदवयी जालिका किसके खुरदरी अंतःप्रदवयी जालिका से निर्माण होने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि चिकनी जो होती है उससे कार्बोहाइड्रेट और वसा, और जो खुरदरी अंतःप्रदवयी जालिका है उससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 58, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला वह सबसे छोटा अंग कौन है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रश्न नंबर 59, सेंट्रोसोम या तारक काय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह जंतु की कोशिकाओं में विभाजन करता है, सही है। यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, यह गलत है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि जो सेंट्रोसोम होता है वह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और सेंट्रोसोम की खोज थियोडोर बाबेरी द्वारा किया गया था। जो सेंट्रोसोम तारक काय जंतुओं में कोशिका विभाजन करता है, वहीं पादप में जो कोशिका विभाजन है वह कोशिका पट्टिका द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। सेंट्रोसोम तारक काय मानव शरीर के किस अंग में नहीं पाया जाता है? तो जो सेंट्रोसोम तारक काय है वह सबसे तीव्र गति से यकृत में होता है और जो तंत्रिका तंत्र है उसमें नहीं या बहुत अत्यल्प मात्रा में होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 61, लवक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह पादप की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सही है। यह पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, ये गलत है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि लवक जो है यह केवल पादप में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णित लवक और अवर्णित लवक। यह पौधे के संपूर्ण भाग में पाया जाता है, यह भी सही है। प्रश्न नंबर 62, हरित लवक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, सही है। यह मुख्यतः पत्तों और तनों दोनों में पाया जाता है, यह भी सही है। यह फलों का रंग प्रदान करता है, नहीं दोस्तों, यह काम वर्णित लवक का है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है, क्योंकि हरित लवक पत्तों और तनों में पाया जाता है और यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। प्रश्न नंबर 63, अवर्णित लवक के संदर्भ में सही है। यह भोजन जैसे मंड, तेल और प्रोटीन का संग्रहण करता है, सही है। यह मुख्यतः फल और जड़ों में पाया जाता है, यह भी सही है। यह रंगहीन होता है, यह भी सही है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि जो अवर्णित लवक होता है वह भोजन का संग्रहण करता है जैसे मंड, तेल और प्रोटीन का। यह मुख्यतः फल और जड़ों में पाया जाता है और वह रंगहीन होता है। प्रश्न नंबर 64, वर्णित लवक का मुख्य कार्य क्या है? फलों का रंग प्रदान करना, भोजन का संग्रहण करना, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेना, खनिज लवण और जल का परिवहन करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। फलों का जो रंग प्रदान करने का काम है वह वर्णित लवक का काम है। भोजन का संग्रहण करना ये अवर्णित लवक का काम है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य हरित लवक का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। वर्णित लवक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है? फलों का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है? मिर्चा का लाल रंग कैप्सुसोइन के कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि जो कैप्सुसोइन होता है इसके कारण मिर्चा तीखा होता है, न कि मिर्चा लाल होता है। मिर्चा का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। ये सारे जो फैक्ट हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से याद रखने की जरूरत है। जो गाजर का जो नारंगी रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 66, असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में, कवक में, साइनोबैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में और शैवाल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ई है।
ये आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि असूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है। 3 असूत्री विभाजन वाले जीवों का एग्जाम्पल दे देगा और एक सूत्री विभाजन वाले जीवों का एग्जाम्पल दे देगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ई है। ये जितने भी जीव हैं, जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नीलहरी शैवाल, इनमें असूत्री विभाजन होता है, अर्थात ये अपना जनन जो है विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा करते हैं। प्रश्न नंबर 67, जनन कोशिका को छोड़कर शरीर के अन्य सभी भागों में होने वाली कोशिका विभाजन उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, समसूत्री विभाजन। जनन कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इससे जनन सेल में विभाजन अर्धसूत्री द्वारा, जबकि शरीर के सभी भागों में विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 68, शरीर के जनन भाग में होने वाली कोशिका विभाजन उदाहरण है। मैंने अभी प्रश्न नंबर 65 में आपको बताया था कि जो जनन कोशिका में विभाजन होती है वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जबकि शरीर के संपूर्ण सेल में जो विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 69, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है वह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रश्न नंबर 70, जो हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, जीवाणु। जीवाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, मैंने अपना जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है वो देने का कोशिश किया है। साथ ही में अगर थोड़ी इस सेक्टर में मेरी नॉलेज अभी नहीं है, जिस कारण अगर हमसे कोई भूल हो रही है तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और हमारी कंटेंट अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमसे जुड़िए और हमें अपना साथ दीजिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय वीडियो।